नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ग्रामर से रिलेटेड सारे टॉपिक से एक बार पढ़ लिए हैं, एक बार हम पुनः उनका दोहरान करेंगे। उससे पहले जब हमको पता है कि इसमें जो शिक्षण विधियां हैं वह भी हमारे कोर्स में, ये मान लीजिए कि मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियाँ और अपना जो मनोविज्ञान है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आज से हम उनका भी अध्ययन करते हैं। ये देखिए कि जैसे मान लो अब ये संस्कृत की जो अपनी शिक्षण विधियां हैं और हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, ये दोनों ही हमारे दोनों जो लैंग्वेज वाले पार्ट हैं दोनों में ही ये ही काम में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों समान ही होती हैं, दोनों में बिल्कुल समानता होती है। ये देखिए, भाषा व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, चिंतन का प्रतिफल है, उसकी उत्कंठा है, इसका विकास एक दिन का विकास नहीं है, यह तो युगों के विकास का प्रतिफल है तथा वाग्मय युगों के विकास का प्रतिफल है। वाग्मय सम्राट एवं ब्रह्मा वाणी ही संसार का सम्राट है तथा ब्रह्मवाणी भाषा ने मानव की सभ्यता संस्कृति के विकास में अधिक योगदान दिया है। भाषा वस्तुतः मनुष्य के मुख से निकलती हुई ध्वनियों का सार्थक समूह है, जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति देता है तथा दूसरों को समझाता है। अब देखिए, भाषा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, अपितु संस्कृति के एक समान गतिशील तत्व है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी कहते हैं कि भाषा मानव जीवन की सार्थकता को अभिव्यक्त करती है तथा वह मानव जीवन के विकास का परिचायक है। भाषा न तो एक दिन में बनी होती है और न ही बनाई जा सकती है। वह इतिहास की एक प्रक्रिया के गुजर चुकने के बाद में मनुष्य की उपलब्धि है। सांकेतिक भाषा को छोड़ करके भाषा की 2 विधियां होती हैं। एक तो अपने 2 प्रकार होते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। भाषा को परिभाषित करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि भाषा मानव उच्चारण अव्यय से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक अवस्था है। देखिए, परीक्षा में हमसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो हमको परिभाषा दे दी और परिभाषा में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये परिभाषा किसकी है, या यह परिभाषा किसने दी है, ये किसने बनाई है, उसका नाम बताएं। इसके द्वारा समाज के विशेष कि जो लोग आपस में बातचीत विचारों का विनिमय करते हैं, लेखक कवि या वक्ता के रूप में अपने अनुभव भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने व्यक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व और विशिष्टता और अस्मिता के संबंध में अनजाने जानकारी देते हैं, वे ही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा की मुख्य विशेषता देखो, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की विशेषता देकर के और एक विशेषता न देकर के ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा की विशेषता है। तो इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा की प्रतीकात्मकता एवं भाषा, देखो सबसे पहले है भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा हम ये नहीं है कि हमको भाषा कहीं से हमको सीखनी पड़ती है, भाषा हमको स्वतः ही दूसरों से सुन करके बोलनी आ जाती है। जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसी भाषा हम बोल सकते हैं। ऐसी भाषा साम्यकता के साथ विकास पाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं भाषा का विकास होता जाता है। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यह परिवर्तनशील है। भाषा समाज में विचार विनिमय का साधन है। भाषा व्यवहारिक दक्षता है। भाषा भाषा इसका जो प्रारंभ है वह मौखिक होता है। भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति की देन है। किन्हीं भी 2 भाषाओं की संरचना एक समान नहीं होती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। भाषा विश्लेषण से विश्लेषण की ओर बहती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसे मानक भाषा, अमानक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसी तरह से संस्कृत भाषा देखो, संस्कृत भाषा में क्या बनेगा, सम उपसर्ग पूर्वक कृस धातु कत प्रत्यय कृत संस्कृतम इति पदम निष्पन्नम। संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्वसनीय से प्राचीनतमा भाषा देव भाषा चा अस्ति अस्माकं मुनि वीरस्य सा एव भाषा व्यक्ता तथा। अब देखो,
संस्कृत भाषा में सम उपसर्ग पूर्वक क्रुज धातु लगने से संस्कृत शब्द निष्पन्न हुआ। संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है तथा इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। अस्माकं मुनिभिरपि सा एव भाषा व्यवहता तथा संस्कृत भाषा देववाग्मय व्याख्याता महर्षि। देखो, संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा भी मानी गई है, देव ऋषि मुनियों की भाषा भी इसे कहा गया है। धावन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है भाष व्यक्तया वाच्य है, वाची। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यक्ते इति भाषा, अर्थात अभिव्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। इसे भाषाणाद की भाषा भी कहा जाता है, अर्थात भाषण करने के कारण इस कारण भी यह भाषा कहलाती है। अब देखो, आचार्य दंडी ने काव्य दृश्य में क्या कहा है। अब देखो आचार्य, अब हमको यह भी पता चल जाना चाहिए कि जो काव्य दृश्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य दंडी के द्वारा, है ना। अब आचार्य दंडी ने जो काव्य दृश्य में कहा है वह है वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वस्तुतः हमारी लोक यात्रा वाग देवी की कृपा से प्रारंभ हुई है। भाषा की एक प्रकाशशीलता को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी जी कहते हैं, इदम मंदतम है कृतसनः जायते भुवन त्रयमें यदि शब्दवाहे ज्योतिरा संसारे न दीप्यते। अर्थात यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में नहीं जलती, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में दीप्यमान नहीं होती, न जलती, तो संसार में चारों ओर अंधेरा ही रहता। देखो, अंधतम है, अंधकार, इस चारों तरफ क्या रहता, अंधकार ही अंधकार रहता। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी आचार्य भर्तहरि का कथन है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है और उसके विकास सविकल्पक नाम रूप आदि गुणयुक्त सविकल्पक नाम रूप आदि गुणयुक्त ज्ञान संभव नहीं है, गुणयुक्त ज्ञान संभव नहीं है। भाषा में निरंतर संशोधन और परिष्क्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। अतएव भाषा पुरानी होकर के भी नवीन कालातीत होने पर भी अद्यतन और वृद्ध होने पर भी नवयुवती बनी रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा में रोज़ नई से नई हम कुछ नई से नई चीज़ सीख सकते हैं। तो भाषा एक इस प्रकार से जननी का कार्य करती है जिससे हम कुछ नए से नया रोज़ हम सीख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से संस्कृत भाषा वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषा वैशिष्ट्यम। अब वैशिष्ट्यम, अब देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका तो देखो कोई अपने यहाँ पर कोई इस प्रकार का कोई विशेष महत्व नहीं है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। अब देखो, अब इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है संस्कृत भाषा के विषय में महापुरुषों के विचार। अब कौन कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यदि माँ को अपि पृच्छति भारतस्य निकटे सर्व विशिष्ट बहुमूल्य वस्तु किमस्ति। यदि कोई मुझसे पूछे तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा विशिष्ट बहुमूल्य वस्तु क्या है, अथवा भारतस्य सर्व सुंदरा संपत्ति का इति ताहि अहम निसंदेह वदिष्यामि, तो मैं निसंदेह ही कह दूंगा संस्कृत भाषा साहित्य तादृश्य ज्ञानम चेति। हमारे यहाँ पर जो संस्कृत भाषा का साहित्य है वही हमें विशेष ज्ञान प्रदान करता है। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि स्वतंत्र संस्कृत ध्वनिषु शब्द भंडारे च जीवन शक्ति। संस्कृत ध्वनि और शब्द भंडार के अंतर्गत जीवन की शक्ति, जागरण से क्षमता, जागरण की क्षमता है। अस्ते क्षेत्रीय भाषा भी यह क्षेत्रीय भाषा है। सह संस्कृत अपि अनिवार्य रूपेण अध्ययनीयाम। हमें संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। अब देखो सर्वानंद जी क्या कहते हैं, ममाय विश्वास है यते संस्कृतमेव भारतस्य राष्ट्रभाषा। मेरा विश्वास है कि संस्कृत भाषा ही भारतीय राष्ट्रभाषा है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि संस्कृतस्य नाम समस्त हिंदू नाम अत्यावश्यकम अस्ति। संस्कृत ज्ञान जो है वो समस्त हिंदुओं के लिए अति आवश्यक है। संस्कृतस्य अध्ययनापनाय एका विशिष्टा व्यवस्था अपेक्षिति। संस्कृत की अध्ययन के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था बनानी चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि से संस्कृत एवं भारतस्य साहित्य दर्शनम साहित्यस्य
प्रमुख रूपेण च उपालभ्यते, अतः संस्कृतस्य अध्ययनाय विशिष्ट व्यवस्था करणीय। देखो मौलाना अब्दुल कलाम जी मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने संस्कृत भाषा को एक बहुत ही विशेष दर्जे के रूप में इन्होंने बताया है ना, जबकि इसको देव भाषा या फिर अपने पुराणों की भाषा है ना, इसको बहुत सारे नाम इसको दिए हुए हैं संस्कृत भाषा को। अब ये देखिए आगे राजेंद्र प्रसाद जी क्या कहते हैं कि यदि यदि वयम पूर्वजय कृते योगदानम विस्मृतु नेच्छाम अवश्यम संस्कृत परिचिता भवेम। संस्कृतस्य प्रोत्साहनम राष्ट्रीय कार्यम, संस्कृत का प्रोत्साहन करना एक राष्ट्रीय कार्य है। ऐसे राजगोपालाचारी जी कहते हैं कि संस्कृत गौरव निरूपणम असंभव कार्यम, संस्कृत गौरव का निरूपण करना एक असंभव कार्य है। अब देखो अब हम सीधे अपने जो काम की चीज़ है उस पर चलते हैं। अब देखिए जैसे सर्वपल्ली जी ने भी दिया है, विनोबा भावे जी ने भी दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी दिया है, ठीक है, ऐसे विलियम जेम्स ने भी कहा है और मोनियर विलियम्स ने भी कहा है। तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि किस टाइप के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम केवल उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पे विस्तार से करेंगे। देखिए भाषा कौशल, संस्कृत को सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है श्रवण, पाठन, भाषण, लेखन। वस्तुतः किसी भी भाषा को सीखने के ये 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रवण। जो हम किसी चीज़ को जैसा हम सुनते हैं वैसे के वैसे भाव प्रकट करके हम उसको समझते हैं और वैसा ही जैसा हमने सुना है, जैसा हमने पढ़ा है, हम वैसा ही लिखेंगे। हम अपनी तरफ से कोई उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ही ऐसा है। और जैसे जो हम गलत पढ़ेंगे तो गलत जवाब देंगे और सही पढ़ेंगे तो सही जवाब देंगे। इसलिए हमको सही अध्ययन ही करना चाहिए। अब देखिए जो कोई भी भाषा हो उसके अभ्यास में अनुकरण का अत्यधिक महत्व होता है तथा किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वक्ता का अनुकरण करना होता है। यह अनुकरण अत्यंत श्रद्धा से और ध्यानपूर्वक होना चाहिए। साम्यक श्रवण ही अनुसरण है। इस प्रकार भाषा शिक्षण के विषय में श्रवण प्राथमिक कार्य होता है और भाषा का सर्वप्रथम प्रयोजन होता है। भाव विनिमय तथा भाव विनिमय साम्यक श्रवण के द्वारा वही संभव है। अतः श्रवण प्रथम भाषा कौशल है और इसके बाद में क्रमशः भाषा पठन और लेखन के ये 3 कौशल आते हैं, परंतु इन तीनों कौशलों का आधार श्रवण है। भाव विनिमय के 2 अंश होते हैं, एक तो है भाव ग्रहणम और एक होता है भाव प्रकटनम। भाव ग्रहणम श्रवण के द्वारा संभव होता है तथा इसके पश्चात ही भाषण लेखन के द्वारा भाव प्रकटन संभव होता है। बालक शब्दों को सुनता है और उन्हें अपनी बुद्धि से स्थापित करता है और ध्वनि का अनुकरण करता है और फिर शब्दों का उच्चारण करता है। भाषा का अभ्यास पुनः उसी भाषा में व्यवहार करता है। तात्पर्य यह है कि उक्त चारों प्रकारों के कौशल श्रवण कौशल पर ही आधारित होते हैं। कौन कौन सा देखो, एक तो अपने हैं भाव ग्रहणम, एक भाव प्रकटम और एक बुद्धि से उसको किस तरह से अनुकरण करना है और फिर उसका किस तरह से हमको उच्चारण करना है। यह सब क्या है, भाषा को सुनने का कौशल है। अब देखो अब इसमें क्या है, श्रवण कौशल संपादक सोपानाय अन्य यदा भाषन्ते तदा सावधानेन ध्वनि नाम श्रवणम करणीयम। हमें जो भी चीज़ सुननी होती है वह हमें ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए, अर्थात ये कथम उच्चरित श्रोतव्यम, जो भी श्रोता है यह उसके लिए है। ध्वनि साम्यकम श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम, ध्वनि को सुनकर के हमें उसे पुनः स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। विभिन्न ध्वनि उच्चारण समीपे ते ध्वनि संपन्न निस्तारण ज्ञातव्यम, और ध्वनि का उच्चारण करते समय हम देखो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या कौशल होते हैं। देखो गुरुमुखम, गुरुजी ने क्या बोला, परिवार सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य क्या उच्चारण कर रहे हैं, आकाशवाणी में क्या आ रहा है, जैसे टीवी देखते हैं तो टीवी से भी हम बोलना सीखते हैं, है ना, दूरवाणी में भी, दूरदर्शनी में भी, ध्वनि मुद्रण यंत्रण में भी। ध्वनि मुद्रण यंत्र क्या कहलाएगा, मोबाइल को बोलते हैं ध्वनि मुद्रण यंत्र। मोबाइल क्या है हमारा, अंग्रेजी का शब्द है, जबकि हमको हिंदी या संस्कृत में हम उसको क्या बोलेंगे, ध्वनि मुद्रण यंत्र, ठीक है। एक है सांद्र ध्वनि मुद्रण मुद्रिका यंत्र, है ना। अब इसी तरह से श्रवण कौशल की क्या आवश्यकता है, देखो शब्दानाम साधु उच्चारणानाम, शब्दों को
अच्छे से उच्चारण करने के लिए शब्दानाम अर्थ अभिव्यंजनानाम, शब्दानाम प्रत्याभिज्ञानाय, मनोरंजन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए है ना। अब देखो, अब अपन भाषण कौशल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम भाषण कौशल का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसी तरह से जो हमारे ज़रूरी जो इसमें ऐसा है कि भाई इस तरह से जो, जैसे मान लो विशेष तो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं जिनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसके अंतर्गत हम आगे जो हमारा भाषण कौशल है, शिक्षण विधियां हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात जब तक हम किसी कार्य को लेकर के ही नहीं बैठेंगे तब तक हमको वह कार्य आएगा भी नहीं। ये सोच करके नहीं कि मेरे को तो आता ही नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक बार इसको पुनः आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखें। लेकिन आज के जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है वो केवल बेसिक जानकारी है। अब जो आगे जो वीडियोस आएंगे वो हमारे ऐसे वीडियो होंगे जिनके अंतर्गत इस प्रकार के आपको टॉपिक करवाए जाएंगे जो कि आपको पूरा परीक्षा से रिलेट करेगा, है ना। आपको पूरी आपकी जो भी परीक्षा है उसी से आपको रिलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।